ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। मैंने बताया था कि जो टोटल इनकम कंपटीशन होगा इनकम टैक्स लाइबिलिटी के लिए, वो 5 हेड में कैलकुलेशन होगा: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो जो लोग एम्प्लॉय के हिसाब से काम करते हैं उन लोगों का सैलरी या उन लोगों का इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो आज हम सीखेंगे कि सैलरी हेड में एक एम्प्लॉय का इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट किया जाएगा। ओके, देखो, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 ये डील करता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसका मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरी या सैलरी चैप्टर समझने के लिए हमें सेक्शन 15, 16, 17 रीड करना पड़ेगा। सेक्शन 15, 16, 17 को समझना पड़ेगा। ओके, फिर हमें सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, 80C, 89 ये सब सेक्शन भी रीड करना या समझना पड़ेगा। चलो, पहले जो चैप्टर का बैकग्राउंड या इस चैप्टर में तुम कौन सा सेक्शन पढ़ोगे वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड करो। सेक्शन 15, 16 and 17 of the act deals with the computation of income under the head salary. Apart from the study of these sections, one has to keep in view the provisions of section 7, section 9, 10, 80C, 89, etc. while carrying out the tax incidence of an employee. This chapter deals with all such provision of the act as have a bearing on the computation of total income of an employee. मतलब सैलरी चैप्टर में तुम सीखोगे कि एक एम्प्लॉय का टोटल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा। ओके, चलो सर पहले बताइए सैलरी का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो कि मैंने तुम्हें कुछ पैसा पेमेंट किया, क्या ये सैलरी? नहीं। किस वक्त या कब एक पेमेंट को सैलरी बोला जाएगा? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलरी? पहले इसको रीड करो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है पीडीएफ। अगर इसको रीड करोगे तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। इसका मतलब देखो बेटा, दो पर्सन होते हैं, इसको बोला जाता है एम्प्लॉयर और एक पर्सन इसको कहते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो पेमेंट करेगा, आप बोलेंगे सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्यों पेमेंट करेगा? ये एम्प्लॉई कुछ सर्विस परफॉर्म करेगा एम्प्लॉय के लिए, सॉरी एम्प्लॉयर के लिए। इसका मतलब एम्प्लॉयर पे टू एम्प्लॉई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक से सुनो, ढंग से सुनो जो मैं कह रहा हूं। पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज कॉल्ड एज सैलरी। इसका मतलब एक पेमेंट को सैलरी तभी बोला जाएगा अगर दो पार्टी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो उस वक्त पेमेंट को सैलरी बोला नहीं जाएगा, मतलब वो पेमेंट सैलरी नहीं होगा। तो सैलरी होने के लिए पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि देयर मस्ट बी ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिटवीन पेयर एंड पेई। जो पे करेगा उसको पेयर कहते, पेयर हमेशा एम्प्लॉयर होगा। जो रिसीव करेगा उसको पेई कहते, वो हमेशा एम्प्लॉय होगा। ओके, चलो पहला लाइन रीड करो। पेयर, पेयर का मतलब एम्प्लॉयर एंड पेई, पेई का मतलब एम्प्लॉय। मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाँ, मास्टर और एंड सर्वेंट होने से भी चलेगा। मास्टर का मतलब एम्प्लॉयर, सर्वेंट का मतलब एम्प्लॉय। पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। देखो,
एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में पेमेंट करेगा तो वो सैलरी होगा, नहीं तो वो सैलरी नहीं होगा। ओके, आप बोलेंगे सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है? चलो, इसका मतलब सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी। ये पेमेंट कैन बी कंस्टिट्यूट as salary only if the payer is the employer and payee is the employee। चलो, एक ही बात है। क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, द की क्राइटेरिया to hold this relationship is that employee is always bound to work as per the direction and supervision of the employer। देखो, अगर मान लो दो आदमी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, इसको कॉपी मत करो, समझने के लिए ये बहुत जरूरी। मान लो देयर आर टू पर्सन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। आप बोलेंगे सर कौन सा एग्रीमेंट? चलो, एक एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ कि एक्स जो डायरेक्शन देगा, एक्स जो बोलेगा, उसके डायरेक्शन या गाइडेंस के हिसाब से वाई काम करेगा। तो ये एग्रीमेंट को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। उस वक्त एक्स एम्प्लॉयर बन जाता है, वाई एम्प्लॉय बन जाता है। क्यों? रीड करो। द की क्राइटेरिया टू होल्ड दिस रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। द की क्राइटेरिया टू होल्ड employer employee relationship is that employee is always bound to work, employee is always bound to work as per direction and supervision of the employer। एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉयर का सुपरविजन एंड डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा। ओके, फिर पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। देखो, ये जो पिछला एग्जांपल मैंने लिया था, इसमें एक्स एम्प्लॉयर था, वाई एम्प्लॉय था। एक्स एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में अगर पेमेंट करता है तो वो सैलरी होगा। एक्स एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में अगर पेमेंट करेगा तो वो सैलरी होगा, अदरवाइज वो सैलरी नहीं होगा। तो फटाफट बोलो, कब एक पेमेंट को सैलरी बोला जाएगा? जब पेमेंट होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, मतलब एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा, एम्प्लॉय रिसीव करेगा। अब बोलेंगे सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय किसको कहते हैं, एम्प्लॉय किसको कहते हैं? देखो, अगर एक पर्सन और एक पर्सन के डायरेक्शन में सुपरविजन में काम करेगा तो जिसका डायरेक्शन में काम होगा वो एम्प्लॉयर, जो काम करेगा वो एम्प्लॉय। तो ठीक है, तो सैलरी तभी बोला जाएगा अगर पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर, पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। फटाफट इसको रीड करो, खत्म करो। In contract of service, the employer can direct and control the duties and the manner of performance of employee. Hence, employer-employee relationship exists in such contract। मतलब contract of service का मतलब employer-employee relationship, contract of service का मतलब employer-employee relationship। However, in case of contract for service, the contractee can simply decide and quote the object और टारगेट टू अचीव बट कैनॉट डिसाइड द और डायरेक्ट द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है। तो अगर किसी पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए, अगर किसी पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए वो सैलरी, अगर कुछ पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए, देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो वो पेमेंट नहीं होगा, मतलब वो पेमेंट सैलरी नहीं होगा। ठीक है, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप को अभी समझो। If a person is acting as an agent for his principal, any commission or remuneration earned by the agent is not taxable under the head salary। इसका मतलब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप इज नॉट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एजेंट की अगर पेमेंट करता है, सॉरी प्रिंसिपल अगर कुछ पेमेंट करता है एजेंट को,
जो कमीशन पेमेंट करेगा वो कमीशन सैलरी नहीं है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कमीशन पेमेंट करेगा वो सैलरी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट किया सैलरी, क्या पेमेंट किया? कमीशन। अगर एक प्रिंसिपल उसका एजेंट को पेमेंट किया कमीशन, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिंसिपल एजेंट या एजेंसी बिजनेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। दिस इज बिकॉज एन एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द प्रिंसिपल। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एम्प्लॉय इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एजेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्रिंसिपल ऑफ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो शॉर्ट क्वेश्चन आया कि एजेंट इज द एम्प्लॉय ऑफ प्रिंसिपल, बोलो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, फिर और एक चीज समझो, एक पार्टनरशिप फार्म में मान लो कि ये तुम्हारा पार्टनरशिप फार्म, ये तीनों पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर, ये चारों पार्टनरशिप का फार्म का पार्टनर। पार्टनरशिप फार्म जो वर्किंग पार्टनर होता है उसको सैलरी पेमेंट करता है, जिसको कहते हैं सैलरी टू पार्टनर, जिसको कहते हैं सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर पार्टनरशिप फार्म का ओनर, पार्टनर पार्टनरशिप फार्म का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो फार्म पेमेंट किया पार्टनर को सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो सैलरी नहीं बोला जाएगा या सैलरी नहीं होगा। रीड करो, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम इट्स फार्म shall not be taxable as salary because there is no employee employer relationship between the firm and partner. Such salary shall be taxable under the head PGP। क्योंकि पार्टनरशिप फार्म का ओनर कौन है? पार्टनर। इसका मतलब वो पार्टनर का खुद का बिजनेस, तो बिजनेस से जो इनकम होगा वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगा। फिर बोला सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फार्म इज नॉट एन इनकम, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फार्म और प्रोप्राइटर ये दोनों एक ही है, अलग पर्सन नहीं है। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो बेटा, जो पहला क्लास में मैंने समझाया था कि पर्सन, इनकम टैक्स के लिए पर्सन होना चाहिए, पर्सन फिर आरसीसी होना चाहिए। अगर आरसीसी नहीं है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा। तो आरसीसी होने के लिए पहले पर्सन होना चाहिए। पर्सन का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। मैंने बताया था कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एचयूएफ फार्म। पर्सन में प्रोप्राइटरशिप फार्म नहीं था, क्योंकि जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फार्म करेगा, प्रोप्राइटरशिप फार्म मतलब प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड प्रोप्राइटर, ये दोनों एक पर्सन है, ये डिफरेंट पर्सन नहीं है। तो रीड करो, salary received by proprietor from his proprietorship firm is not an income, as proprietor and proprietorship firm are the same person and no one can earn from himself। देखो, अगर proprietorship firm proprietor ये दोनों अलग अलग पर्सन होते तो proprietary firm या ये सैलरी हम देखेंगे सैलरी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फार्म प्रोप्राइटर इज सेम पर्सन। क्या एक पर्सन खुद से कुछ इनकम कर सकता है? देखो बेटा, मैंने कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए में, मैंने खुद को बेच दिया 200 में, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर ऐसा होता है तो हर आदमी, हर इंडिविजुअल खुद के साथ ही बिजनेस करेंगे, पता नहीं कितना कमाएंगे वो लोग। चलो, फिर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। आपको पता है कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। हाँ, डायरेक्टर कभी कभी एम्प्लॉय भी होते हैं। मान लो कि होल टाइम डायरेक्टर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। रीड करो पहले, रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय का मतलब अगर वो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, तो होल टाइम डायरेक्टर को कंपनी का एम्प्लॉय कहा जाता है। तो होल टाइम डायरेक्टर अगर कुछ सैलरी, होल टाइम डायरेक्टर को अगर कुछ सैलरी मिलेगा कंपनी से, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर होल टाइम डायरेक्टर नहीं तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। फिर पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हेयर ऑफ ए डिजिट एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी आज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। देखो बेटा, मान लो ये एक एम्प्लॉय, ठीक है, मान लो ये एम्प्लॉयर, ओके, ये कौन है? बोलो ये कौन है? एम्प्लॉयर। ये कौन है? एम्प्लॉय। ये मर गया, ये आ गया उसका लीगल हेयर। ये एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय कौन था? जो मर गया, लेकिन इसको पेमेंट होगा पेंशन। हाँ, अब पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर। किसको? लीगल हेयर को। क्या लीगल हेयर एम्प्लॉई? नो, एम्प्लॉय कौन था? हाँ, अगर सैलरी एम्प्लॉय सॉरी पेंशन एम्प्लॉय को दिया जाता है तो पेमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होगा, वो सैलरी। अगर पेंशन लीगल हेयर को दिया जाएगा, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो सैलरी नहीं होगा। चलो इसको रीड करो। पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हेयर ऑफ डिजिट एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी as no employer-employee relationship exists between the payer and the pay. However, such amounts shall be taxable under the head income from other sources. Okay. तो क्या हुआ? पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, लेकिन पेंशन रिसीव्ड बाय विडो या लीगल हेयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि लीगल हेयर या विडो is not an employee of the employer. Okay. Remuneration received by judge is taxable under the head salary even though they are not having any employer. तो जो कोर्ट का जजेस होते हैं वो जो रेम्यूनरेशन रिसीव करेंगे वो टैक्सेबल के हेड में सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। Concluding the above discussion, a payment received for services rendered from a person other than employee is not taxable under the head salary but may be taxed under the head profit and gain of a business or a profession or income from other sources. तो अभी इतना से याद रखो कि अगर जज कुछ रेम्यूनरेशन रिसीव करेगा, भले उसका एम्प्लॉयर कोई नहीं है, फिर भी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। ओके। Salary and wages are identical in the Income Tax Act. Income Tax Act में there is no difference between salary and wages. The Act does not make any difference between voluntary and contractual payment. Both are salary. चाहे वो voluntary payment हो या contractual payment हो, दोनों salary. Salary includes voluntary payment as well as contractual payment. And remuneration for extra work, where an employee gets extra payment from his employer in such capacity for work performed outside the duties of his office and thus the payment shall be taxable as salary. इसको सिंपली तुम बोल सकते हो ओवर टाइम प्रीमियम। अगर तुम एक्स्ट्रा वर्क करोगे या ओवर टाइम करोगे उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, वो भी सैलरी, क्योंकि पेयर कौन है? एम्प्लॉयर, पेई एम्प्लॉय। अगर पेयर एम्प्लॉयर हो गया, पेई एम्प्लॉय हो गया, तो जो पेमेंट होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में वो सैलरी। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस, इफ एन इंडिविजुअल रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, सैलरी फ्रॉम ईच एम्प्लॉयर शैल बी एक्यूमुलेटेड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरा 4 एम्प्लॉयर, तो चारों एम्प्लॉयर से मुझे जो भी पैसा मिलेगा
सारे पैसा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना पड़ेगा। देखो मान लो ये मिस्टर एक्स, इसको कॉपी मत करो, अभी समझो। मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर क्यू। मिस्टर एक्स अभी प्रेजेंटली मिस्टर जेड के पास काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय। इसका मतलब मिस्टर जेड इज द प्रेजेंट एम्प्लॉयर ऑफ एक्स। उससे पहले मिस्टर वाई के पास काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि तब वाई के पास एम्प्लॉय था। हाँ, आगे मिस्टर क्यू के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कुछ दिनों के बाद एक्स के पास काम करेगा, तो क्यू के पास काम करेगा मिस्टर एक्स। तो मिस्टर क्यू इज द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। तो बोलो मिस्टर एक्स हो जाएगा तुम्हारा एम्प्लॉय। हाँ, मिस्टर क्यू होगा तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जिसको मैंने PER लिख दिया, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। मिस्टर जेड प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मिस्टर वाई पास्ट एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब मिस्टर एक्स को कुछ पैसा मिस्टर वाई दे रहा है, कुछ पैसा मिस्टर जेड दे रहा है, कुछ पैसा मिस्टर क्यू दे रहा है। अब बोलेंगे सर मिस्टर क्यू क्यों देगा? मान लो कि मिस्टर क्यू एडवांस सैलरी दे रहा है, मान लो कि मिस्टर वाई कुछ डिस्प्यूट था, उसका सेटलमेंट आज हुआ, वो दे रहा है। प्रेजेंटली जो काम कर रहा है जेड के लिए, तो जेड तो डेफिनेटली सैलरी देगा। अब मिस्टर एक्स को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो पास्ट एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, सारे पैसा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टैक्स हेड सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर इसको कॉपी करना चाहते हो तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पीछे ले चलो। मैंने तो रिमूव कर दिया, तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, पॉज करके कॉपी करो। देखो, सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। एग्जाम्पल, पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर। देखो, पास्ट एम्प्लॉयर से पेंशन मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एडवांस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ओके, चलो। Foregoing of salary. Once salary has been earned by an employee, its subsequent waiver does not make it exempt from tax liability. Such waiver shall be treated as an application of the income. However, where an employee opts to surrender his salary to the central government under Section 2 of voluntary surrender of salary, the salary so surrender shall not be taxable. समझो, मान लो सर क्या मानेंगे, मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई इधर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉय, मिस्टर वाई एम्प्लॉयर। मिस्टर एक्स इज द एम्प्लॉय, मिस्टर वाई इज द एम्प्लॉयर। ओके, सैलरी ड्यू हो गया, सैलरी ड्यू हो गया। मिस्टर एक्स काम किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसका सैलरी ड्यू हो गया। ड्यू होने के बाद मिस्टर एक्स कह रहा है कि मिस्टर वाई, तुम मेरा एम्प्लॉयर, अभी तुम्हारा हालत तो ठीक नहीं है, मैं पैसा नहीं लूंगा, चलो मैंने वेव कर दिया। इसको कहते हैं वेवर ऑफ सैलरी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है,
तो गवर्नमेंट बोलेगा कि मिस्टर एक्स, अगर तुम सैलरी रिसीव करोगे, वाई पेमेंट करेगा, तो मुझे तुम टैक्स दोगे। हाँ, तुम सैलरी वेव कर दिया, गवर्नमेंट को तो कुछ बेनिफिट्स नहीं मिला, बेनिफिट्स तुम्हारा एम्प्लॉयर को मिला, तो मैं क्यों टैक्स छोड़ूंगा? मैं टैक्स छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब एक बार सैलरी ड्यू हो जाता है तो उसका वेवर, सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट रिलीव फ्रॉम। एक बार सैलरी ड्यू हो जाता है तो उसका सब्सिक्वेंट रिसीव हुआ या नहीं, रिसिप्ट हुआ या नहीं हुआ, वो डज नॉट मैटर। ड्यू हो गया का मतलब टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सैलरी ड्यू, यानी का मतलब ड्यू सफिशिएंट, सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब मिस्टर एक्स मतलब एम्प्लॉय बोला कि चलो ठीक है, मैं सैलरी सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर होगा तो वो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सैलरी अगर सरेंडर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो बेनिफिट्स तो मुझे मिल रहा है तो मैं टैक्स नहीं लूंगा। तो बोलो, सरेंडर ऑफ सैलरी क्या टैक्स लायबिलिटी से तुम्हें रोक पाएगा? हाँ, रोक देगा, लेकिन वेवर ऑफ सैलरी तुम्हें नहीं रोकेगा। वेवर ऑफ सैलरी डज नॉट रिलीव यू फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी रिलीव यू फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। मेरे बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो फटाफट इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। State whether the following receipts will be treated as salary or not. A teacher receive emoluments in kind from school in which he teach। देखो, अब मिल रहा है काइंड में, चलो सैलरी कैश में भी मिल सकता है, सैलरी काइंड में भी मिल सकता है। एक टीचर एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट का, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, ये सैलरी होगा। एस इट इज इमेटेरियल व्हेदर सैलरी हैज बीन रिसीव्ड इन कैश और काइंड। अगर एम्प्लॉयर से सैलरी कैश में मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर एम्प्लॉयर से सैलरी काइंड में मिलता है तो उसका वैल्यूएशन होगा, लेकिन चाहे वो कैश में मिला या काइंड में मिला, वो सैलरी। ए टीचर ऑफ ए कॉलेज रिसीव फीस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर शीट। देखो, ए टीचर ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज का टीचर, ठीक है, उसको कुछ फीस मिला, कहां से? यूनिवर्सिटी से। किसके लिए? चेकिंग ऑफ आंसर शीट। क्या ये अमाउंट सैलरी के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा? बोलो हाँ या ना। नो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। कॉलेज टीचर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, such receipt shall be taxable under the head income from other sources। आप बोलेंगे सर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर नहीं है। देखो बेटा, जो कॉलेज टीचर होते हैं उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होता है, नॉट यूनिवर्सिटी। हाँ, कॉलेज टीचर का एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी नहीं। तो लेकिन पेमेंट कौन किया? यूनिवर्सिटी। क्यों? फॉर चेकिंग द आंसर शीट। देखो बेटा, मान लो कि मुझे आईसीआई पेपर चेक करने के लिए कुछ फीस दे रहा है, क्या मैं आईसीआई का एम्प्लॉय? नहीं। तो जो पेपर चेक करने के लिए जो फीस मिलेगा मुझे, वो मेरा सैलरी इनकम नहीं, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या अदर सोर्सेस इनकम। फिर देखो,
ए पेमेंट मेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर। चलो, कुछ पैसा मिलता है किसको, एमपी को, एमएल को, एक्सेट्रा। क्या वो सैलरी? नो, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। चलो, हो गया? हाँ सर। अब देखो सैलरी का मीनिंग क्या होता है। As per section 17(1) of Income Tax Act 1961, salary includes the following। ये सारे चीज सैलरी में आए। सैलरी का डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, दो प्रकार का डेफिनेशन होता है, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब पूरा एग्जैक्टली लिखा जाएगा इसका ये क्या है, लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन में ये क्या है लिखा नहीं जाएगा, ये इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब स्कोप बहुत वाइड। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू सैलरी, एडवांस ऑफ सैलरी, पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड of leave not availed by the assessee, portion of the annual accretion of in previous year to the balance or the credit of employee participating in recognized provident fund, transfer balance of recognized provident fund, contribution made by employer in the previous year। बेटा salary includes ये देखो, salary includes basic salary, DA, allowances, leave salary, retirement benefits, perquisites, provident fund। बस यही है सैलरी और कुछ नहीं। सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा, डीए आएगा, कमीशन आएगा, अलाउंसेस आएगा, लीव सैलरी आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा, परक्विजिट्स आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा। ये सारे चीज हम एक एक चीज डिस्कशन करेंगे। अलाउंसेस का डिस्कशन होगा, लीव सैलरी का डिस्कशन होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का डिस्कशन होगा, परक्विजिट्स का डिस्कशन होगा, प्रोविडेंट फंड का भी डिस्कशन होगा। चलो, सेक्शन 15 हम रीड करेंगे। मैंने बताया था सैलरी चैप्टर के लिए 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट, मतलब 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट का मतलब सैलरी के लिए ही 3 सेक्शन, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन। देखो सेक्शन 15 के वजह से सैलरी इनकम टैक्स में कंसीडर, मतलब सैलरी टैक्सेबल हो रहा है। अगर सेक्शन 15 नहीं होता तो सैलरी टैक्सेबल नहीं होता। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन हमेशा कहता है कि ये पर्टिकुलर आइटम इस शेड में टैक्सेबल। चलो, सैलरी इज टैक्सेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, हेंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एरियर सैलरी। देखो बेटा सेक्शन 15 कहता है कि सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, हाँ, फिर सैलरी टैक्सेबल होगा आइदर ऑन ड्यू बेसिस और एडवांस बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर पहले ड्यू होगा तो जिस साल ड्यू होगा उस साल टैक्सेबल होगा, अगर पहले रिसीव होगा तो जिस साल रिसीव होगा उस साल टैक्सेबल होगा। चलो ग्राफिकली समझो, एक ग्राफ कॉपी में लिखो। ट्वेंटी 22 23 एक एम्प्लॉयर 22 का सैलरी उसी साल रिसीव किया। मान लो 22 का सैलरी 10 लाख,
2021 का सैलरी 6 लाख। 2021 में जो 6 लाख का सैलरी वो 2021 में ड्यू हुआ था, मान लो कि रिसीव नहीं हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो पेमेंट 21-22 में होगा। बोलो ऐसा नो ऐसा। तो 2021 का सैलरी ड्यू कब हुआ था? 2021 में। उसका पेमेंट कब होगा? 21-22 में। लेकिन वो टैक्सेबल होगा 2021 में, क्योंकि पहले ड्यू हो गया। अगर पहले ड्यू हो जाता है तो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल, अगर ड्यू बाद में हो रहा है, पहले रिसीव हो रहा है, तो रिसीव के हिसाब से टैक्सेबल। ड्यू या रिसीव जो पहले होगा उसके हिसाब से। गवर्नमेंट बहुत चालाक, गवर्नमेंट बहुत चालाक। गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम्हें पैसा जिस साल मिलना चाहिए उसी साल तुम मुझे टैक्स दोगे, अगर तुम पैसा को डेफर करोगे तो मेरा कोई बात नहीं। मतलब 2021 में तुम्हारा ड्यू हो गया, ठीक है, तुमने पैसा नहीं लिया, लेकिन मुझे तो टैक्स लेना है 2021 में। चलो मान लो 22-23 का सैलरी एडवांस में मिल रहा है 21-22 में, तो वो तो ड्यू होगा 22-23 में, वो तो ड्यू होगा 22-23 में, लेकिन उसका रिसीव कब होगा? 21-22 में। तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 21-22 में। क्यों? क्योंकि रिसीव पहले हो रहा है। बोलो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? कि चार्जिंग सेक्शन कहता है कि एक एम्प्लॉय जो भी सैलरी रिसीव करेगा या अर्न करेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर पहले ड्यू होता है बाद में रिसीव होता है तो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल, अगर पहले रिसीव होता है बाद में ड्यू तो रिसीव के हिसाब से टैक्सेबल। इसका मतलब ड्यू और रिसीव व्हिच इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव व्हिच इज अर्लियर। हाँ, तो इसीलिए एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल हो जाएगा। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था अगर वो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल नहीं हुआ था तो रिसीव के टाइम में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो तो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ड्यू पहले होगा। चलो ये प्रोविजन रीड करो, मतलब एक क्वेश्चन रीड करो। एग्जांपल, मिस्टर एक्स जॉइंड ए लिमिटेड, मिस्टर एक्स जॉइंड ए लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड एक कंपनी, फॉर ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ऑन 1/4/2018। 1/4/2018 को मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में ज्वाइन किया। सैलरी कितना था? बोलो मिस्टर एक्स कब ज्वाइन किया? 1/4/2018 में। उसका सैलरी 5,000 पर मंथ। इन द ईयर ऑफ 1920 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। अच्छा, 1920 में उसका इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग था, 1921 में उसका इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग था। On 1/4/2020 his increment was finalized as per 1920। 1920 का इंक्रीमेंट 1/4/20 में फाइनलाइज हुआ। देखो बेटा, जो पेंडिंग था वो तो ड्यू नहीं होगा, हाँ, जो फाइनल होगा वो पेमेंट होगा। मैं समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अभी क्वेश्चन रीड करो। 1,000 पर मंथ and for 2021 1,500 per month. Such arrear salary received on 5th April 2020. Find gross taxable salary. Further, salary for April 21 has also been received in advance. चलो इसमें 2021 अच्छा, उसके लिए स्पेस है क्या? नहीं, तो यही ऊपर में जो स्पेस है मैं उसको ही यूज करूँगा। कलर भी मैं चेंज करने वाला हूँ। बोलो कौन सा कलर ले लूँ? सर ऑरेंज कलर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं।
थोड़ा डीप रखना पड़ेगा। ओके, उसका ज्वाइनिंग कब हुआ? 1/4/18, तो ये होगा तुम्हारा 18/19, फिर ये होगा तुम्हारा 19/20, ये होगा तुम्हारा 20/21। मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर का नहीं। ओके, बोलो 18-19 में उसका सैलरी 5,000 इंटू 12 60,000। हाँ, लेकिन इंक्रीमेंट पेंडिंग था। His increment decision was pending on 1/4/2020. His increment was finalized as for 1920 1,000 per month and 2021 1,500 पर मंथ। अच्छा, 19 में भी उसको पेमेंट कितना मिला था? 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000। 2021 में 1920 के लिए 1,000 का इंक्रीमेंट होगा, 2021 का 1,500 इंक्रीमेंट होगा। हाँ, अब बोलो, जो 1920 का इंक्रीमेंट 1,000 वो फाइनलाइज कब हुआ? 2021 में। ठीक है, तो वो अमाउंट देखो 1920 में वो तो ड्यू नहीं हुआ था क्योंकि फाइनलाइज नहीं हुआ था, पेंडिंग था। तो पेंडिंग अमाउंट जब फाइनलाइज होगा तब ड्यू होगा। हाँ, तो 1920 का जो इंक्रीजमेंट 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000, ये 12,000 उसको 2021 में मिलेगा। हाँ, ये 12,000 1920 में ड्यू नहीं हुआ था क्योंकि कैश पेंडिंग था। अब बोलो ये 12,000 कब टैक्सेबल होगा? 1920 या 2021 में? आप बोलेंगे सर 2021 में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि भले ये 1920 का सैलरी ड्यू बेसिस में टैक्सेबल नहीं हुआ था। अगर ड्यू बेसिस में टैक्सेबल नहीं होता है, वो ड्यू नहीं हुआ था, पहले रिसीव हो रहा है, या 2021 में ड्यू एंड रिसीव हो रहा है। ओके, 2021 का सैलरी ये तो 5,000 पर मंथ इंटू 12 प्लस 1,500 इंटू 12 प्लस। अच्छा, एक बात बताओ, 18-19 में उसका मंथली सैलरी 5,000 था, 1920 में 5,000 तो था लेकिन 1,000 का पेंडिंग था। फाइनल हो जाने के बाद हाँ, ये 1,000 या 1,000 2021 में मिलेगा, लेकिन 1920 का मंथली सैलरी हो गया 6,000। अब यहाँ पे 1500 को इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ का मंथली सैलरी हो जाएगा 7,500। बोले ऐसा नो? तो 2021 का सैलरी 7,000 इंटू 12, 2021 का सैलरी 7,000 इंटू 12। बोलो यस और नो? यस। 1920 का इंक्रीज सैलरी अब मिलेगा 12,000। अब 21-22 का अप्रैल का सैलरी तुम 2021 में रिसीव किए, 21-22 में तो इंक्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब मंथली सैलरी 7,500 चलेगा। अप्रैल का सैलरी 7,500 होगा, इसका मतलब 2021 में तुम्हारा कितना टैक्सेबल सैलरी होगा? 2021 का
7,500 इंटू 12, 90,000। हाँ, 1920 का 1000 इंटू 12, 22 का अप्रैल महीना का सैलरी 7,500। तो इस साल तुम्हारा 1,09,500 टैक्सेबल होगा, 1,09,500 टैक्सेबल होगा। चलो ये एग्जाम्पल रीड करो। Mr. X joined an organization for 10,000 per month on 1st December 2020। 1st December 2020 को मिस्टर एक्स ज्वाइन किया, इन which salary falls due on first day of every next month। हाँ, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में तुम्हारा सैलरी ड्यू होगा, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में तुम्हारा सैलरी ड्यू होगा। इन सच केसेस टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 शैल बी 30,000। कैसे? देखो, ज्वाइन तुम कब किया? 1 दिसंबर 2020 को। पर मंथ सैलरी कितना? 10,000। अब तुम प्रीवियस ईयर 2021 के लिए बात करो, तो प्रीवियस ईयर 2021 शुरू होगा 1/4/20 से, खत्म होगा 31 मार्च 21 में। ये पीरियड में जितना सैलरी ड्यू होगा या जितना सैलरी रिसीव होगा, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, पहले ड्यू होगा जितना सैलरी, नहीं तो पहले रिसीव होगा जितना सैलरी, जो पहले होगा 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक वो टैक्सेबल। अब बोलो, दिसंबर 20 का सैलरी कब ड्यू होगा? 1 जनवरी 21। हाँ, जनवरी 21 का सैलरी कब ड्यू होगा? 1 फरवरी 21। फरवरी 21 का सैलरी कब ड्यू होगा? 1 मार्च 21। मार्च 21 का सैलरी अप्रैल 21। अब बोलो, 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक जितना सैलरी ड्यू होगा वो टैक्सेबल। तो 1/4/20 31 मार्च 21, क्या ये डेट आ रहा है? हाँ, ये डेट 1/4/20 31 मार्च 21 के बीच में आ रहा है, ये डेट भी आ रहा है, ये डेट भी आ रहा है। लेकिन मार्च 21 का सैलरी ड्यू होगा 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2021 में, तो जो डेट 31 मार्च 2021 के बाद, तो ये ड्यू नहीं होगा 2021 प्रीवियस ईयर में। 2021 प्रीवियस ईयर में ये ड्यू नहीं होगा, क्योंकि ये 1/4/21 में, मतलब 21-22 प्रीवियस ईयर में ये ड्यू हो रहा है, 21-22। फिर बहुत सिंपली तुम ग्राफ भी बना सकते हो, अगर तुम्हारे कॉपी में स्पेस है या जो पीडीएफ में मैंने दिया हूं उस पीडीएफ में कहीं पे भी ऐसे ग्राफ करके लिखो। तुम ज्वाइन कब किया? दिसंबर 20 तो खत्म हो गया, जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21। अब ये होगा तुम्हारा 31 मार्च, ये 1 अप्रैल 20। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर में जितना सैलरी ड्यू होगा वो टैक्सेबल। दिसंबर का सैलरी कब ड्यू होगा?
दिसंबर का सैलरी जनवरी में ड्यू होगा, जनवरी का सैलरी फरवरी में ड्यू होगा, फरवरी का सैलरी मार्च में ड्यू होगा, मार्च का सैलरी अप्रैल में ड्यू होगा। अब बोलो ये प्रीवियस ईयर में 1 2 3 तीन सैलरी या 30,000 ड्यू हो रहा है, तो 30,000 टैक्सेबल होगा। फिर देखो एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस एग्नेस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बट एडवांस एग्नेस्ट सैलरी इज ट्रीटेड एज लोन, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बेटा सैलरी टैक्सेबल होता है, लोन टैक्सेबल नहीं होता है। मैं पैसा लिया लोन के हिसाब से, फिर बोला मैं काम करके तुम्हें रीपे करूंगा, क्या मैंने सैलरी रिसीव किया? नहीं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, तुम टेक्निकली पॉइंट को याद रखो, टेक्निकल पॉइंट को याद रखो कि सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस टैक्सेबल। आप बोलेंगे सर बात तो एक ही है। बेटा सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, फिर एडवांस एग्नेस्ट सैलरी या एडवांस सैलरी, फिर एडवांस एग्नेस्ट सैलरी। एडवांस मैंने लिया सैलरी के एग्नेस्ट में, ये लोन हो जाएगा, लेकिन मैंने सैलरी को एडवांस में लिया, ये सैलरी। फर्क क्या है? अगर तुम सैलरी को एडवांसली विड्रॉ करोगे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन सैलरी के एग्नेस्ट में तुम लोन लोगे या एडवांस लोगे, उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोन है। फिर प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी। देखो बेटा अगर सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है या इंडिया में रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल होगा, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस में बताया था। अब रीड करो, सैलरी व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया और यान का मतलब एक्रूड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी व्हेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। बोलो अगर इंडिया में सैलरी ड्यू हो रहा है या इंडिया में रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी व्हेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सैलरी इज डीम्ड, देखो बेटा इंडिया में रिसीव हुआ ये तो क्लियरली पता हो जाएगा कि हाँ इंडिया में रिसीव हुआ, लेकिन इंडिया में ड्यू हुआ ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया में ड्यू हो रहा है? तो उसके लिए ये मेरे पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। अगर मेरा पैराग्राफ तुम रीड करोगे समझोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कब एक सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है। सैलरी इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। अगर सर्विस इंडिया में रेंडर्ड हो रहा है तो मान लिया जाएगा कि सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है। ओके, द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड व्हिच इज प्रीसीडेड और सक्सेडेड बाय द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो सिंपली सेकेंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट याद रखो। अगर इंडिया में सर्विस रेंडर हो रहा है चाहे सैलरी कहीं पे भी पेमेंट हुआ तो मान लिया जाएगा कि इंडिया में अर्न हो रहा है, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। सैलरी पेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। देखो मान लो तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट तुम्हें यूएसए भेज दिया कि तुम यूएसए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करो। मान लो यूएसए में गवर्नमेंट का
एक ऑफिस है, इंडिया गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, तुम वहां काम कर रहे हो, बोलो सर्विस कहाँ रेंडर कर रहे हो तुम? यूएसए में। फिर भी तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई कहीं पे भी सर्विस रेंडर करेगा तो क्या बात है, हमेशा मान लिया जाएगा कि इंडिया में सर्विस दे रहा है, इंडिया में सर्विस या सैलरी ड्यू हो रहा है। Salary paid to a government employee being citizen of India is deemed to accrue in India irrespective of place of work. Pension payable outside India to certain category of a government employee and judge who permanently reside outside India shall not be deemed to arise or accrue in India. देखो बेटा, बहुत सिंपल पॉइंट है सर। सैलरी कहाँ ड्यू होगा? सर्विस जिधर प्रोवाइड होगा, मान लो इंडिया में तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है, यूएसए में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सैलरी यूएस में ड्यू हो रहा है, अफगानिस्तान में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सैलरी अफगानिस्तान में ड्यू हो रहा है। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है सर। किस चीज का एक्सेप्शन? अगर तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमेशा सैलरी इंडिया में ड्यू होगा, चाहे तुम काम किधर भी कर रहे हो। मान लो तुम गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय अफगानिस्तान में गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे रहे हो, कब ड्यू, कहां ड्यू होगा? सर्विस प्रोवाइड हो रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन सैलरी ड्यू होगा इंडिया में। ओके, लेकिन पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया तो सर्टन कैटेगरी, सभी को नहीं, सर्टन कैटेगरी को, एंड जज जो परमानेंटली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में ड्यू नहीं होगा, वो उधर ड्यू होगा जहां वो लोग काम करते। ये चार्ट रीड करो। सैलरी इज अर्न एट द प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर, जिधर तुम सर्विस दे रहे हो वहां सैलरी ड्यू होगा, उसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एम्प्लॉई एनी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कोई भी, एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया, रिसीव्ड एनी होयर, फिर भी टैक्सेबल इन इंडिया। क्यों? सर्विस कहां रेंडर हो रहा है? इंडिया में, तो सैलरी कहां ड्यू होगा? इंडिया में। अगर सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है तो रिसिप्ट कहीं पे भी होने से चलेगा। चलो, एम्प्लॉई एनी, एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस एनी होयर, लेकिन रिसीव हो रहा है इंडिया में। मैंने बताया था अगर सैलरी इंडिया में ड्यू हो रहा है या इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। हाँ, यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस एनी होयर मतलब ड्यू एनी होयर, जहां प्लेस ऑफ सर्विस वहीं पे तो ड्यू होगा ना, तो एनी होयर, लेकिन रिसीव हो रहा है इंडिया में तो पक्का ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। बोलो यस और नो? यस। एम्प्लॉई ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, याद है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट का दो पार्ट था, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस एनी होयर, सैलरी रिसीव्ड एनी होयर, ये टैक्सेबल इन इंडिया क्योंकि ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तुम ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए बोलो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहीं पे भी इनकम करेगा तो इंडिया में टैक्सेबल। ROR याद है, बेसिक रेसिडेंटल स्टेटस। और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहीं पे भी इनकम करेगा वो इंडिया में टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेसिडेंट का
इंडियन इनकम टैक्सेबल, और रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो ग्लोबल इनकम, एनीवेयर इनकम, एनीवेयर ड्यू, एनीवेयर रिसीव, यही कहीं पे भी इनकम हुआ वो टैक्सेबल। इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट, ये एक्सेशन में आएगा। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड एनीवेयर। देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर इंडिया में ड्यू होगा तो इंडिया में टैक्सेबल, नहीं तो इंडिया में अगर रिसीव हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल। हाँ, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर इंडियन सिटीजन, वो आउटसाइड इंडिया में सर्विस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में ड्यू हो रहा है, ये एक्सेशन में आ रहा है। देखो तुम एक्सेशन वाला पॉइंट को और एक बार रीड करो। सैलरी पेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया। अगर एक्यूरल इंडिया में हो गया तो टैक्सेबल तो इंडिया में होगा, चाहे रिसीव कहीं पे भी हो, तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। एस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, देखो बेटा नॉन रेसिडेंट का इंडियन इनकम टैक्सेबल, ग्लोबल फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब वो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, नो। चलो सैलरी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सैलरी इनकम कैसे कंप्यूट होगा? बेटा सैलरी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तुम इस फॉर्मेट में इनकम कंप्यूट करोगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम बाय वे ऑफ अलाउंसेस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, इसको ऐड करोगे, ये होगा तुम्हारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से दो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 में, डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलता है। दो डिडक्शन सैलरी से मिल सकता है, सैलरी के अगेंस्ट मिल सकता है। एक होता है तुम्हारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एक होता है तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्सेस। तो दो डिडक्शन माइनस हो जाएगा, जो होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एक एक चीज को हम सीखेंगे। ग्रॉस सैलरी का मतलब, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब बेसिक, डीए एक्सेट्रा, कमीशन एक्सेट्रा। अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस है, हर अलाउंसेस का टैक्स स्टेटमेंट हम समझेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सैलरी चैप्टर में तुम्हारा दिमाग के ऊपर अगर कुछ प्रेशर देगा वो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, ठीक है। तो हम एक एक अलाउंसेस परक्विजिट को सीखेंगे, मतलब हर एक, बहुत सारे अलाउंसेस है, सबका टैक्स स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। बहुत सारे परक्विजिट्स है, उसका वैल्यूएशन एंड टैक्स स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। लेकिन ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट सैलरी कंप्यूटेशन का। बोलो सैलरी कंप्यूटेशन का फॉर्मेट क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब बेसिक, डी एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस, फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ये तीनों ऐड करोगे तो मिलेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा सेक्शन 16 का डिडक्शन माइनस होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, क्या माइनस होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? सैलरी। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक, डीए, अलाउंसेस, लीव सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, प्रोविडेंट फंड। मतलब मेरा डिस्कशन इस हेड में होगा। बेसिक डीए के लिए तो डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा अलाउंसेस का लिए, लीव सैलरी के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, परक्विजिट्स के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। लेकिन एक ओवरऑल नॉलेज हम देंगे। डिफरेंट रिसिप्ट, टैक्स स्टेटमेंट। अब बोलेंगे सर क्या सैलरी चैप्टर खत्म हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद? नहीं बेटा, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट सैलरी का। देखो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, टैक्सेबल का मतलब फुल्ली टैक्सेबल। डीए फुल्ली टैक्सेबल। एडवांस सैलरी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट
ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल के लिए तुम्हें सैलरी मिल रहा है, अगर ड्यू बेसिस में पिछले साल में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो इस साल टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इफ नॉट टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस एर्लियर। लीव एनकैशमेंट व्हाइल इन सर्विस मतलब सर्विस पीरियड में अगर तुम लीव एनकैशमेंट कर रहे हो वो टैक्सेबल। रिटायरमेंट के बाद अगर तुम लीव एनकैशमेंट कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट हम बाद में सीखेंगे। और इतना सा याद रखो कि ड्यूरिंग सर्विस अगर लीव एनकैशमेंट कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल है। लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब तुम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हुआ तो तुम्हारा लाइफ जिंगा लाला। क्यों? बहुत सारे एग्जाम्पशन तुम्हें मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाप करते हैं? हाँ बेटा, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना तो पाप है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट इन सर्टेन केसेस। देखो क्यों? देखो सारे फ्रॉड्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं। मैं एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा इनकम तो है लेकिन मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं। क्यों? सर आप फ्रॉड कर रहे हैं। बेटा मेरा इनकम है ही नहीं। तुम बोलो क्या मेरा इनकम? जितना भी इनकम हो रहा है मुझे खाने पीने के लिए, रहने के लिए भी वो कम हो जाता है, तो मैं क्या टैक्स दूं? हाँ, इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि सच में उनका इनकम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कुछ विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो इसीलिए रूल बहुत लिबरल है। किसके लिए? ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन बहुत स्ट्रांग है। किसके लिए? किसको पकड़ने के लिए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्योंकि हमारे जब तक हम पकड़ नहीं जाएंगे, नहीं पकड़ गया तब तक गवर्नमेंट मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। सर एक बार पकड़ गया तो देखा जाएगा। देखो बेटा, ये नहीं मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं, मैं फुल्ली लीगली काम कर रहा हूं। जितना भी मेरा इनकम हो रहा है मैं प्रॉपरली जीएसटी पेमेंट कर रहा हूं, फिर प्रॉपरली इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा हूं। अगर जिस साल मेरा इनकम नहीं है वो उसी साल मैं लॉजिक मतलब रूल के हिसाब से जा रहा हूं। तुम ऐसा मत सोचो कि जब सर फ्रॉड करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, जीएसटी नहीं भरते हैं। मैं सब कुछ देता हूँ। ठीक है? प्रूफ चाहिए तुम्हें? ठीक है, कभी मेरा ऑफिस से आ जाना, प्रूफ दे दूंगा। फिर बोला सैलरी इन लीव ऑफ अ नोटिस फुली टैक्सेबल। सैलरी टू पार्टनर, तुम बोलो सैलरी टू पार्टनर। अभी मैंने बोला था कि पीजीईपी में इनकम, पीजीईपी इनकम, तो सैलरी टू पार्टनर इंक्लूड्स अंडर द हेड पीजीईपी। फीज एंड कमीशन फुली टैक्सेबल। बोनस टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट if not taxed on due basis earlier. Gratuity exempt in the hands of government employee। फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए यू आर द ग्रेट। फिर भी सारे अमीर लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कभी रिच लिस्ट में नहीं आते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू आर द ग्रेट। अरे भाई चलो कुछ नहीं, अरे भाई कुछ नहीं। exempt in the hands of government employee in case of non government employee it is exempt in certain cases। मंथली पेंशन जिसको कहते हैं कमिटेड पेंशन, मंथली पेंशन जिसको कहते हैं कमिटेड पेंशन फुली टैक्सेबल। लमसम पेंशन जिसको कहते हैं अनकमिटेड पेंशन एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर से मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू आर द ग्रेट। लेकिन कभी भी रिच लिस्ट में नहीं आएंगे। पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट
अब पेंशन इज चार्जेबल टू टैक्स, जब तुम रिसीव करोगे टैक्सेबल। देखो बेटा, इनकम टैक्स बहुत आसान पेपर है। इसमें दिक्कत क्या है, सारे प्रोविजंस को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाँ, याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है इनकम टैक्स। अगर अच्छे से समझोगे, तुम्हारा नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ तो याद रह जाएगा, एग्जाम में याद आ जाएगा। annuity from employer taxable as salary, annual accretion to the credit balance in recognized provident fund, मतलब प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, मतलब एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओवर 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट मिलता है तो नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल। नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 9.5%। देखो मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट करता है, मेरे सैलरी का 12% से अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब अप टू 12% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हाँ, मुझे प्रोविडेंट फंड में, मेरा जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है ना, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट अप टू 9.5% एग्जेम्पशन, 9.5% से ज्यादा मिला तो टैक्सेबल। रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन रेफर क्लास डिस्कशन, हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, बहुत सब डिस्कशन होगा। रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटी ओवर टाइम फुली टैक्सेबल। कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर VRS एग्जेम्प्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस में एग्जेम्पशन मिलेगा। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी टैक्सेबल। सैलरी टू UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट टैक्सेबल, इसको याद रखो। बाकी तो टैक्सेबल है ना। चलो, पहले जो मैंने बताया था कि मेरा डिस्कशन इस हेड में होगा। मैं अलाउंसेस का टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, लीव सैलरी का टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, परक्विजिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। पहले हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो टैक्स ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जब तुम रिटायर करोगे तो तुम्हें ग्रेच्युटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगा। लेकिन सर्विस के मतलब ड्यूरिंग द सर्विस अगर लीव एनकैशमेंट कर रहे हो तो फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट के वक्त अगर लीव एनकैशमेंट कर रहे हो तो एग्जाम्ड इन सर्टेन केसेस। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि एक एक रिटायरमेंट बेनिफिट एक एक क्लास लगेगा। ग्रेच्युटी का एक क्लास लगेगा, पेंशन का एक क्लास लगेगा, लीव सैलरी का एक क्लास लगेगा। तो इसीलिए हम एक फ्रेश क्लास में, फ्रेश वीडियो में रिटायरमेंट बेनिफिट का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अभी DT का फ्री क्लासेस मिल रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो सारे दोस्त के पास से मैसेज पहुंचाओ कि DT बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम DS वर्चुअल का क्लास देखोगे। बहुत कंसेप्चुअली सर पढ़ाते हैं। हाँ, किसी दूसरे टीचर का पेन ड्राइव क्लास खरीदना, क्योंकि मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, तुम क्यों पेन ड्राइव क्लास खरीदोगे। चलो, एक बार तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहा है तो ले लो। कोरोना की वजह से तो अभी बेनिफिट्स मिल रहा है, आगे के तो नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर हम आपके भरोसे में रहेंगे, आपके यूट्यूब चैनल से क्लास करेंगे, अगर आप बीच में बंद कर दिए तो। बेटा ऐसा नहीं होता है, हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बोल दिया कि फ्री दूंगा फिर बीच में बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें DT का क्लास फ्री में मिलेगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अच्छा, फ्री में मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे सर हमें 500 क्लास दीजिए। जितना तुम्हारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीटी का पेन ड्राइव क्लास नहीं बेचूंगा, अभी भी डीटी का पेन ड्राइव क्लास में बेच रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव क्लास लेंगे उसको ज़्यादा क्लासेस मिलेगा आज कंपेयर टू फ्री स्टूडेंट्स। सर आप तो इनडायरेक्टली कहते हैं कि आप हाँ हम लोग पेन ड्राइव क्लास परचेस करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पास के लिए तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर डीटी में काम करना चाहते हो, एक्स्ट्रा काम टॉपिक सीखना चाहते हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सीए के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, थोड़ी ना फ्री में मिलेगा। उसके लिए पेन ड्राइव क्लास तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अगर तुम हमारा पेन ड्राइव क्लास खरीदते हो तो सारे पेपर का पेन ड्राइव क्लास डीएस वर्चुअल से मिलता है, फिर बहुत सस्ते में। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, टाटा, अगेन बाय बाय।